हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। और वो जो प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। और हमें पता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी ऐसी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। तो जो सरफेस होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी एनी सरफेस इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल और कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा। तो जो सरफेस होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है या फिर बोल सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हम लोग मानते हुए चलते उसका इन्वर्स केस, हम लोग मानते हुए चलते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही हो तो उस केस में क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है वो है थीटा एंगल। यहाँ पर ये जो रेड कलर की जो रीजन है, ये जो रेड कलर का जो रीजन है हमें इंडिकेट कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो रेड कलर का जो शेडेड रीजन है इसको हम लोग मानते हुए चल रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा और जो दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट और जो दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर कंसीडर की है। जो रेड कलर की जो सरफेस है, रेड कलर का जो रीजन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो पॉइंट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट एक्स और यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट वाई। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, पॉइंट एक्स पे हमने रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्टेंस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है जिसके वजह से होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो अगर हम लोग देखें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत छोटा होने वाला है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। मगर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग मानते हुए चल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है डी आर वैक्टर। हम लोग इसको समझ सके या फिर इसको हम लोग देख सके तो इसलिए हमने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हमने कंसीडर किया डी आर वैक्टर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ है। अल्टीमेटली जो रेड कलर का जो रीजन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है डी आर वैक्टर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर लगेगा फोर्स। और वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये चार्ज पे लग रहा है फोर्स और ये जो फोर्स के वजह से जो चार्ज है इसका हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है नॉन जीरो। या फिर हम लोग बोल सकते हैं उस केस में जो वर्क डन होता है वो हो रहा होता है वर्क डन, हम लोग उस केस में जीरो नहीं कंसिडर कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वर्क डन कर रही है चार्ज को पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ मूव करवाने के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई सब्सक्रिप्ट में एच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी दी फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से होगा डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स है उसको हमने शो करा है क्यू इलेक्ट्रिक, यहाँ पर ये जो क्यू है वो है चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमें पता है अगर चार्ज पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो बेसिकली होता क्या है, वो जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से चार्ज पर लग रहा है फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हैंस फोर्स इज नॉट जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो हैपनिंग। जो फोर्स है वो नॉन जीरो है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हो रहा है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स in the direction of force then there will be the work done by the system। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फोर्स है वो नॉन जीरो है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने बोला। तो जो वर्क डन होगा वो नॉन जीरो होगा और यहाँ पर जो वर्क डन है वो सिस्टम कर रहा है। बट एज पर दी प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो हमेशा जीरो होता है। मगर यहाँ पर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें वर्क डन करके दे रही है
और जो वर्क डन का हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ पर हमें जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो बराबर में होगा फोर्स एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर जो वर्क डन है वो है नॉन जीरो, सेम थिंग मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मगर जो वर्क डन है इक्विपोटेंशियल सरफेस में जीरो होना चाहिए। और हमें जो वर्क डन का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्क डन का जो रिलेशन है वो जीरो होना चाहिए। तो ये वर्क डन के रिलेशन को हम लोग कैसा जीरो बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो डी आर है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हम लोग मानते हुए चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम लोग जीरो कंसिडर करते हुए नहीं चल सकते, ये एक नॉन जीरो टर्म है। सिमिलरली हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज का हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हुए चल रहे कि चार्ज भी एग्जिस्टेंस में है, तो ये जो चार्ज है इसको भी हम लोग जीरो नहीं कंसीडर कर सकते, ये जो चार्ज है इसको भी हम लोग जीरो नहीं कंसीडर कर सकते, ये एक नॉन जीरो टर्म है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी नॉन जीरो टर्म है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी नॉन जीरो टर्म है। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग जीरो कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा जीरो, और जैसे ही वर्क डन जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो कंडीशन होगी वो फुलफिल हो जाएंगी। हमें पता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसमें जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। वर्क डन क्यों जीरो होता है मे भी आपको इसका मतलब पता होगा, क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कंसीडर किया, और ये है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई। तो ये दोनों जो पॉइंट एक्स और जो पॉइंट वाई का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। पॉइंट एक्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर वो 7 वोल्ट का है तो जो पॉइंट वाई का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होगा वो भी 7 वोल्ट का होगा, और दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि होगा वी एक्स माइनस वी वाई, जो कि हो जाएगा 7 माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 0 वोल्ट का। और हमें पता है अगर चार्ज अगर मूव करता है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उस केस में पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर दो पॉइंट के बीच का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाता है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा जीरो। तो जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो होता है जीरो। मगर यहाँ पर हमने जो कंडीशन कंसीडर की थी इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके वजह से जो वर्क डन है वो हमें नॉन जीरो मिल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, मगर वो जीरो होना चाहिए। तो उसको जीरो बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम लोग जीरो कंसीडर करते हुए चल सकते हैं, और जैसे ये जीरो हो जाएगा तो उस केस में वर्क डन का रिलेशन जीरो हो जाएगा और अल्टीमेटली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो कंडीशन होगी वो फुलफिल हो जाएंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कब जीरो हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तभी जीरो हो सकता है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ अगर परपेंडिकुलर होता है, आई मीन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा जीरो, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बराबर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो थीटा है, अगर ये थीटा अगर 90 डिग्री होता है, थीटा कब 90 डिग्री होगा? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो जब ये थीटा 90 डिग्री का होगा तो हमें पता है जो कोसाइन ऑफ थीटा होता है वो होता है 0 डिग्री का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बराबर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ 90 डिग्री। जैसे ही कोसाइन ऑफ 90 डिग्री हम लोग कंसिडर करेंगे तो उस केस में जो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री होगा वो हो जाएगा जीरो, और जैसे ही कोसाइन ऑफ 90 डिग्री जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे ही जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा जीरो। वर्क डन कभी जीरो हो रहा है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी जीरो होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा, और वर्क डन जीरो हो जाएगा तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टी या फिर जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर हमें एक और एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल है ये। मान लेते हैं ये है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई। अगर ये दोनों पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम है, मान लेते हैं पॉइंट एक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी एक्स, पॉइंट वाई का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी वाई, तो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम होता है
पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम होता है, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई होता है, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी एक्स वाई हो जाएगा जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से जो चार्ज होगा वो मूव नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें आगे बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाला है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम नहीं है। मान लेते हैं पॉइंट एक्स का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पॉइंट वाई का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पॉइंट एक्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, पॉइंट वाई का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें है डिफरेंस। तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो होने की वजह से होगा क्या, जो चार्ज होगा पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ फ्लो करने लगेगा। और सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट के बीच का अगर जीरो होगा, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। क्योंकि हमें पता है जो चार्ज होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक सिस्टम में मूव करता है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम होता है वो वर्क करता है वो चार्ज के ऊपर, जिसके वजह से वो चार्ज का होता है डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगने की वजह से, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब इलेक्ट्रिक सिस्टम में अगर चार्ज मूव करता है तो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है वो चार्ज के ऊपर कर रहा होता है वर्क डन, और वो जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर दो पॉइंट के बीच का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाता है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा जीरो। और ऑब्वियसली ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कंडीशन में होता है या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में होता है।